नमस्कार दोस्तों, जेबी स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं डॉक्टर देव कुमार, पीएचडी इतिहास एक बार, जीआरएफ 4 बार, नेट पास। दोस्तों, आज की हमारी क्लास यूजीसी नेट पेपर 1 यूनिट नंबर 8 और टॉपिक है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और हर एक बार एक सवाल इस टॉपिक में से आता है। ठीक है, हर एक बार एक सवाल इस टॉपिक में से आता है। तो जो भी देख रहे हैं सबका स्वागत है, अभिनंदन है, वेलकम है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, दोस्तों प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो आज हम अपनी क्लास को स्टार्ट करने वाले हैं और टॉपिक का नाम है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। सॉरी, अगर किसी को हमारा नया बैच ज्वाइन करना है नेट हिस्ट्री का, ठीक है, प्लस पेपर 1 का, तो 50% का ऑफर चल रहा है अभी 10 मई तक। कुल 1539 रुपये का है। ठीक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और जून 2023 के लिए भी हमने क्रैश कोर्स लॉन्च कर दिया है। केवल 499 में क्रैश कोर्स है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। ये हमारी 4 पुस्तकें हैं दोस्तों, एक मिक्स, एक प्राचीन, एक मध्यकालीन और एक आधुनिक। चारों ही प्रैक्टिस सेट हिस्ट्री के हैं। टॉप 20,000 सवाल हैं और केवल आपको 1,000 रुपये में मिलेंगे, वो भी डिलीवरी चार्ज सहित, यानी कि 1,000 में आपके घर पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो सबका स्वागत है, अभिनंदन है, वेलकम है जो भी क्लास कर रहे हैं। नेहा जी वेलकम आपका। ठीक है, जो भी कर रहे हैं सबका स्वागत, अभिनंदन है। तो फ्रेंड्स, टॉपिक का नाम है हमारा टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के प्रकार, ठीक है, तो दोस्तों कंप्यूटर हमारे 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कंप्यूटर हमारे 3 प्रकार के होते हैं। पहले का नाम होता है एनालॉग कंप्यूटर। ठीक है, दूसरा होता है हमारा डिजिटल कंप्यूटर, तीसरा होता है हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक है, ये कंप्यूटर के प्रकार होते हैं, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक है, ये 3 प्रकार कंप्यूटर होते हैं, परंतु इनके अलावा कंप्यूटर कुछ इस प्रकार से बांटे गए हैं कि ये तो होता है उद्देश्य के आधार पर। ठीक है, ये होता है प्रकार के आधार पर और ये होता है साइज के आधार पर, बड़े छोटे। ठीक है, तो देखो, उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला होता है सामान्य उद्देश्य। दोस्तों जो आज की क्लास में बहुत महत्वपूर्ण है,
सभी पहला होता है सामान्य उद्देश्य, ठीक है, सामान्य उद्देश्य का है। और दूसरा होता है स्पेशल, कुछ विशिष्ट बताऊंगा इसका भी। पहले मैं आपको ओवर भी बता दूं कि इनका मतलब क्या होता, मतलब कितने प्रकार के हैं। तो सबसे पहला आप देख पा रहेंगे, उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य, ठीक है। और दूसरा होता है कि भाई कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो प्रकार मतलब होता है जैसे कि एनालॉग कंप्यूटर होते हैं, डिजिटल कंप्यूटर, ठीक है, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड, यानी संकर, मिक्स, इन दोनों का मिक्स, हाइब्रिड, ठीक है, इन दोनों का मिश्रण। अब साइज के आधार पर कि भाई कितने बड़े बड़े होते हैं, पहला होता है माइक्रो कंप्यूटर, माइक्रो, पहला होता है माइक्रो कंप्यूटर जो पुराने जमाने में चलते थे, ठीक है। अभी इनके सब चीज समझाऊंगा, पहले आपको ओवर भी बता दूं। दूसरा है मिनी कंप्यूटर जिनको हम अक्सर यूज करते हैं। फिर उसके बाद आया मेन फ्रेम कंप्यूटर, ये इससे बड़े होते हैं, ये सर्वर की तरह होते हैं, मेन फ्रेम। और तीसरा होता है सुपर कंप्यूटर, ठीक है। ये कुछ स्ट्रक्चर आप याद कर लो, ठीक है, समझ लो इसको। और देखो जिस प्रकार की मैं बात कर रहा था, ये होते हैं हार्डवेयर के प्रकार पर, ठीक है। यानी कि जो हार्डवेयर होता है उद्देश्य के आधार पर। हर एक जो स्लाइड है वो कुछ अलग महसूस कराएगी आपको, साइज के आधार पर, हार्डवेयर के आधार पर एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड हो गए। उसके बाद में जो उद्देश्य के आधार पर हैं वो सामान्य और स्पेशल, ठीक है। और साइज और कैपेसिटी के आधार पर माइक्रो, वर्क स्टेशन, ठीक है, यानी कि इसको हम मिनी भी बोल सकते हैं, मिनी, इसके बाद में मिनी आएगा, फिर वर्क स्टेशन, मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर, ठीक है। आज की क्लास में दोस्तों मैं बता रहा हूं, एक सवाल 100% आएगा। तो कंप्यूटर के प्रकार में देखते हैं। कंप्यूटर के प्रकार, अब थोड़ा थ्योरी को कर लेते हैं, ठीक है, थ्योरी कर लेते हैं। एन केसरी जी वेलकम, शर्मिला जी वेलकम, नेहा जी वेलकम, ठीक है। थोड़ी बड़ी हो सकती है क्लास, मगर आज की क्लास को देखने के बाद में आप अपना एक सवाल पक्का कर लोगे, समझ जाओगे कि कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। देखो ये थ्योरी है, तो कंप्यूटर का प्रत्यक्ष रूप से सीधा वर्गीकरण यानी कि टाइप करना बहुत ही मुश्किल है, ठीक है। फिर भी हम कंप्यूटर का प्रकार या वर्गीकरण करेंगे। कंप्यूटर का वर्गीकरण उनके कामकाज, प्रयोग और उद्देश्यों के आधार पर कर सकते हैं। इसलिए कंप्यूटर का वर्गीकरण हम 3 प्रकार में करेंगे। मैं आपकी अब थ्योरी बना रहा हूं। पहला अनुप्रयोग, ठीक है, दूसरा है उद्देश्य के आधार पर, और तीसरा है आकार। छोटा आकार होता है, बड़ा आकार होता है, उससे बड़े भी होते हैं और बहुत बड़े भी होते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहला हम देखते हैं तो सबसे पहला हम देखेंगे, पहला है हमारा अनुप्रयोग के आधार पर, ठीक है, यानी कि इसको हम बोल सकते हैं हार्डवेयर के आधार पर। हार्डवेयर,
ठीक है, हार्डवेयर या अनुप्रयोग के आधार पर हमारा कंप्यूटर 3 प्रकार का होता है। पहला है एनालॉग कंप्यूटर, ठीक है, दूसरा होता है डिजिटल कंप्यूटर और तीसरा होता है हाइब्रिड कंप्यूटर, यानी कि मिक्स, इन दोनों का मिक्स। ठीक है, तो अगर हम इसके ये किस तरीके से काम करते हैं, तो ये करते हैं इस तरीके से काम। ठीक है, और अगर हम डिजिटल की बात करें तो ये इस तरीके से काम करते हैं, 0 1, ये 0 1 0 1 पर, और ये इन दोनों का मिश्रण भी है, इस तरीके से भी काम करता है ये, और इस तरीके से भी काम करता है। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान से समझना। हार्डवेयर के आधार पर या अनुप्रयोग के आधार पर कंप्यूटर 3 प्रकार के होते हैं, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक है, आई बात समझ में। अब हम आगे चलते हैं। सबसे पहला देखो, अब आप सोच रहे होंगे कि भाई एनालॉग का उदाहरण क्या होता है, डिजिटल का उदाहरण क्या होता है। देखो थोड़ा सा देख लो, ये है घड़ी, दीवार घड़ी है। दीवार घड़ी जिस पर्पस पर काम करती है, जिस प्रयोग के आधार पर काम करती है, उसको बोलते हैं एनालॉग। ठीक है, क्योंकि उसमें भी एक कंप्यूटर का ही प्रकार होता है। और देखो जिस प्रकार आप इसको देख रहे हैं, ये जो घड़ी है जो टाइम बता रही है 4:51। ठीक है, ये एक डिजिटल घड़ी है। कैसी घड़ी है? डिजिटल घड़ी है ये। ठीक है, इसमें हम अंकों का प्रयोग करते हैं, इसमें हम सुई का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आप समझ रहे होंगे, इसमें घड़ी पिन नहीं है, जो ये सुई है ये नहीं है, इसमें सुई है। तो आप बेसिकली समझ गए होंगे कि भाई एनालॉग में घड़ी की आता है और उसमें वैसी घड़ी आती है जो नंबर सिस्टम होता है। ठीक है, इसके बाद हम कंप्यूटर के प्रकार में अनुप्रयोग के आधार पर सबसे पहला जो भाग था वो था एनालॉग कंप्यूटर। ठीक है, अब हम उसको थोड़ा और एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, और एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहला है एनालॉग कंप्यूटर, जो इस तरीके से काम करता है, जिसकी चलने की गति इस प्रकार है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। ठीक है, तो इसका जो एग्जाम्पल है आपके सामने है, जैसे कि कैलकुलेटर, दीवार घड़ी। ठीक है, और देखो ये, और टेम्परेचर, थर्मामीटर, दीवार घड़ी। ये एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं आपको, थर्मामीटर। ठीक है, तापमान, हवा, वायु, प्रेशर, ये नापने घड़ी होती है, एनालॉग कंप्यूटर के आधार पर बनी होती है। ठीक है, कैसी बनी होती है? एनालॉग कंप्यूटर के आधार पर बनी होती है। ये इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, ये टेम्परेचर नाप रहा है। इसके बाद में थोड़ा सा इसका हम वो देख लेते हैं, थोड़ा सा थ्योरी। जैसे कि इस श्रेणी में, यानी कि एनालॉग श्रेणी में वे कंप्यूटर आते हैं जिनका प्रयोग भौतिक इकाइयों के रूप में करते हैं, जैसे कि दाब नापना, ठीक है, तापमान नापना, लंबाई नापना आदि को मापकर उनको अंकों में परिवर्तित करते हैं। ये कंप्यूटर किसी भी राशि का मापन तुलना के आधार पर करते हैं, जैसे कि थर्मामीटर को गणना नहीं कर सकता। ठीक है, बल्कि इस संबंध प्रसार कि कितना प्रसार हो रहा है उसको हम माप सकते हैं कि कहां तक पहुंचा पारा की तुलना करके शरीर के तापमान को मापते हैं। ठीक है, एनालॉग कंप्यूटर का प्रयोग मुख्य रूप से विज्ञान और इंजीनियर के क्षेत्र में किया जाता है। ठीक है, आप थोड़ा ध्यान रखना, एनालॉग कंप्यूटर का प्रयोग विज्ञान और इंजीनियर के क्षेत्र में किया जाता है। ठीक है, क्योंकि इन क्षेत्रों में मात्राओं का अधिक प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार के कंप्यूटर केवल अनुमानित
अनुमान ही देते हैं। जैसे किसी पेट्रोल पंप पर लगा एनालॉग कंप्यूटर पंप से निकलने वाले पेट्रोल की मात्रा को मापता है और लीटर में दिखाता है और उसके मूल्य की गणना करता है कि भाई 1 लीटर पहुंच गया, 2 लीटर पहुंच गया, ठीक है। तो वो एक अनुमान लगाता है कि भाई इतना पहुंच गया, कोई इसको तोल थोड़ी सकता है, ठीक है। दूसरा जो प्रकार है अनुप्रयोग के आधार पर, दूसरा जो प्रकार है वो है डिजिटल कंप्यूटर, ठीक है। इसके चलने की गति होती है इस तरीके से, इसके चलने की गति इस तरीके से होती है 0 और 1, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं ये कंप्यूटर है, पर्सनल कंप्यूटर, ठीक है। ये पर्सनल कंप्यूटर है, इसका ये उदाहरण है, ठीक है। जैसे कि नंबर वाली घड़ी हो गई, ठीक है। स्पीड नापने का हो गया। अब थोड़ी सी इसकी थ्योरी देख लेते हैं। इस श्रेणी में यानी कि डिजिटल श्रेणी में वे कंप्यूटर आते हैं जो अंकों की गणना करते हैं, 0 1 3 4 5 6 7 8 100 तक करते हैं, ठीक है। अंकों की गणना करते हैं। जब लोग कंप्यूटर के बारे में बातें करते हैं तो अधिकतर डिजिटल कंप्यूटर का ही केंद्र होता है। पर जो भी आपके सामने कंप्यूटर होंगे वो डिजिटल कंप्यूटर हैं। इस श्रेणी में वो कंप्यूटर आते हैं जो बाजार को चलाते हैं, ठीक है। जैसे कि भाई रिजल्ट बनाना, स्लिप बनानी, फीस स्लिप बनानी, और देखो बिल बनाना, बहुत सारे काम करते हैं, घरों का बजट तैयार करते हैं, ठीक है। और अन्य सभी प्रकार के वे कार्य जो कंप्यूटर पर किए जाते हैं कर सकते हैं। इसलिए अधिकतर कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर ही की श्रेणी में आते हैं। जो भी देखो आपने कंप्यूटर देखा होगा, लैपटॉप देखा होगा, पेनटॉप देखा होगा, सब डिजिटल कंप्यूटर की श्रेणी में आते हैं। डिजिटल कंप्यूटर डाटा और प्रोग्राम को 0 और 1 में परिवर्तित करके उसको इलेक्ट्रॉनिक रूप में ले जाते हैं, ठीक है। यानी कि हम कीबोर्ड से कोई बटन प्रेस करेंगे तो 0 और 1 की फॉर्मेट में जाएगा और आपको लगेगा कि हमने प्रेस किया है वो हमारे सामने है। बल्कि होता क्या है कि 0 1 की फॉर्मेट में वो काम करता है। समझ में आ रहा है आपको थोड़ा बहुत? चलो अगर नहीं आ रहा हो तो बाद में देख लेना, ठीक है। अब कंप्यूटर के जो अनुप्रयोग के आधार पर जो तीसरा भाग था वो था हाइब्रिड कंप्यूटर। कौन सा? हाइब्रिड या संकर, इनकी दोनों डिजिटल और एनालॉग का मिश्रण, उसके बोलते हैं हाइब्रिड। आप देख पा रहे होंगे भाई, देखो जो भी हॉस्पिटल होते हैं उसमें एक मशीन होती है आईसीयू मशीन, ठीक है। इसमें आईसीयू मशीन पर लिटा देते हैं। इसमें एक में नली लगी होती है, वो टेम्परेचर चेक करती है। एक में पल्स चेक होता है, एक में धड़कन चेक होती है, एक में आपका बीपी चेक होता है, ठीक है। तो जो थर्मामीटर होगा वो होगा एनालॉग कंप्यूटर, और जो बीपी चेक करेगा मतलब कितना है नंबर सिस्टम में, वो होगा आपका डिजिटल कंप्यूटर। और देखो आप देख पा रहे होंगे ये डिस्प्ले है कंप्यूटर वाली, तो ये डिजिटल कंप्यूटर है, ठीक है। और इन्हीं के आसपास लग रहे होंगे, देखो ये जो है सीन है, ये कहाँ का सीन है? ये हॉस्पिटल का सीन है। कहाँ का सीन है? ये हॉस्पिटल का सीन है, जहाँ आईसीयू वार्ड है, जहाँ हर एक तरीके की मशीन है। डिजिटल कंप्यूटर भी, एनालॉग भी और हाइब्रिड भी, इन दोनों का ही मिश्रण है एक, ठीक है। तो हॉस्पिटल में काम होता इसका, अस्पताल में, ठीक है। अस्पताल में मुख्य रूप से काम करते हैं इसको, ठीक है। अब थोड़ा सा थ्योरी पढ़ लेते हैं। वे कंप्यूटर अनेक गुणों से युक्त होते हैं, इसलिए इन्हें हाइब्रिड कंप्यूटर कहा जाता है। इन कंप्यूटर्स में एनालॉग कंप्यूटर, ठीक है, जो दाब नापते हैं, टेम्परेचर नापते हैं, वायु गति नापते हैं, ठीक है।
और डिजिटल कंप्यूटर दोनों के ही गुण होते हैं। ये कंप्यूटर अधिक विश्वसनीय होते हैं। उदाहरण के लिए देखते हैं तो जब कंप्यूटर की एनालॉग डिवाइस किसी रोगी के लक्षणों जैसे कि टेम्परेचर, तापमान, ठीक है, या रक्तचाप, बीपी आदि को मापती है, तो ये माप बाद में डिजिटल भागों में के द्वारा अंकों में बदल दी जाती है। ठीक है, इस प्रकार से किसी रोगी के स्वास्थ्य में आए उतार चढ़ाव को तुरंत सही पता चल पाता है। तो भाई ये पता चलता है हाइब्रिड कंप्यूटर से। कैसे से? हाइब्रिड कंप्यूटर से पता चलता है। ठीक है, जूही जी वेलकम, गुड इवनिंग। अब जो दूसरा प्रकार था कंप्यूटर का, वो था उद्देश्यों के आधार पर कंप्यूटर। ठीक है, अभी हमने पढ़ा, देखो कंप्यूटर होते हैं 3 प्रकार के। थोड़ा स्टार्टिंग ले जाता हूं आपको मैं। कंप्यूटर होते हैं 3 प्रकार के, अनुप्रयोग, अनुप्रयोग या हार्डवेयर के आधार पर, दूसरा उद्देश्य के आधार पर, और तीसरा होता है साइज के आधार पर। अगर हम पहले की बात करें तो इसके भी 3 पार्ट हैं, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक है, इसके बाद उद्देश्य के आधार पर भी 2 प्रकार हैं कंप्यूटर के, जर्नल यानी कि सामान्य उद्देश्य के लिए, और दूसरा है स्पेशल या विशिष्ट पर्पस के लिए। ठीक है, तीसरा है साइज और कैपेसिटी। पहला होता है माइक्रो कंप्यूटर, दूसरा होता है मिनी कंप्यूटर, तीसरा मेन फ्रेम, और चौथा होता है सुपर कंप्यूटर। ठीक है, तो ये 4 प्रकार हुए। हमने अभी पढ़ा अनुप्रयोग या हार्डवेयर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार पढ़ लिया हमने। अब हम पढ़ेंगे उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। तो उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण कर देंगे। तो उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर 2 प्रकार का होता है। पहला प्रकार हो गया सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर। ठीक है, दूसरा प्रकार हो गया आपका विशिष्ट उद्देश्य, स्पेशल पर्पस के लिए। तो अब देखो कंप्यूटर तो वही है जो आप देखते हैं, परंतु वो भी 2 प्रकार के होते हैं। पहला देखते हैं सामान्य उद्देश्य वाले कंप्यूटर कौन कौन से होते हैं। ठीक है, देखो गौर से देखना, चित्रों से ही आपको पता चल जाएगा, चित्रों से ही आप पता लगा सकते हो। जैसे कि पहला है सामान्य उद्देश्य वाले कंप्यूटर कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो देखो आप देख पा रहे होंगे, ये घर पर कोई काम कर रहा है इंसान, ये भी घर पर कोई लैपटॉप में काम कर रहा है, और ये भी कोई घर पर बैठकर कोई गेम वगैरह खेल रही है, कोई काम कर रही है। ठीक है, तो इनको बोलते हैं सामान्य उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर, यानी कि ये नॉर्मल है। आज की डेट में जो भी घर पर कंप्यूटर होते हैं वो नॉर्मल पर्पस के लिए होते हैं। ठीक है, हम उसमें कुछ भी कर सकते हैं, गेम खेल सकते हैं, या कोई काम कर सकते हैं, या कोई गाना चला सकते हैं, या कोई फिल्म देख सकते हैं। तो वो नॉर्मल पर्पस है, सामान्य उद्देश्य वाले पर्पस है। ठीक है, तो सामान्य उद्देश्य वाले कंप्यूटर आप देख पा रहे होंगे, ये भी घर पर है, ये भी घर पर है, और ये भी घर पर है। तीनों कुछ ना कुछ कर रहे हैं, इनका कोई पर्पस नहीं है। ठीक है, हो सकता है ये कोई लॉटरी जीत गया हो सकता है ये कुछ किसी से बात कर रहे हो। ठीक है, हो सकता है ये कोई सीरियस मूड में हो। तो भाई ये हो गया सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर। ठीक है, अब इसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं। इन कंप्यूटर्स में यानी कि सामान्य कंप्यूटर्स में अनेक प्रकार के कार्य करने की क्षमता होती है, लेकिन ये सभी कार्य सामान्य होते हैं।
किसी विशेष प्रकार के नहीं होते, यानी कि सभी लोग कर सकते हैं इस काम को। जैसे कि भाई इस कंप्यूटर में हमें गेम खेलना हो तो सब खेल सकते हैं, या किसी कोई फिल्म देखनी हो तो सब देख सकते हैं, कोई भी रोक टोक नहीं है, ठीक है। जैसे वर्ड प्रोसेसिंग से लेटर लिखना, यानी कि जो एमएस वर्ड है उसमें लेटर लिखना, दस्तावेज तैयार करना, रिजल्ट बनाना, बिल जनरेट करना, वीडियो गेम खेलना, फिल्म देखनी, कुछ भी एक्स वाई जेड, कोई कुछ भी छापना, दस्तावेज को छापना, डाटाबेस तैयार कराना, इन कंप्यूटर में लगे हुए सीपीयू की क्षमता भी कम होती है। कैसे होती है? कम होती है, ठीक है। इन कंप्यूटर में हम किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए कोई स्पेशल डिवाइस नहीं जोड़ सकते, क्योंकि इनकी सीपीयू की क्षमता बहुत कम होती है। इसलिए इन्हें केवल सामान्य उद्देश्य के लिए ही हम प्रयोग कर सकते हैं। तो आप समझ रहे होंगे कि सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर कौन कौन से होते हैं जिनका प्रयोग हम नॉर्मल करते हैं, ठीक है। कोई हमें प्रिंट करना हो, चाहे कोई रिजल्ट बनाना हो, चाहे फीस स्लिप जनरेट करनी हो, चाहे वीडियो गेम खेलना हो, चाहे हमें फिल्म देखनी हो, ये नॉर्मल हो गए, ठीक है। इसके बाद जो दूसरा कंप्यूटर है उद्देश्य के आधार पर, वो है विशिष्ट उद्देश्य। इसका प्रयोग हर एक कोई नहीं कर सकता। जैसे कि देखिए, विशिष्ट उद्देश्य वाले कंप्यूटर कौन कौन से होते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ये ऐसी मशीन है जो पूरे बॉडी को स्कैन करती है। ये केवल आपको अस्पताल में मिलेगी, ठीक है। ये भी एक्सरा मशीन है, इसको हर कोई यूज नहीं कर सकता अपने घर में, नॉर्मल नहीं है ये चीज, केवल अस्पताल में मिलेंगी, ठीक है। इसके अलावा सैटेलाइट कंप्यूटर, ये भी हर किसी की बस की नहीं है। तो दोस्तों आप समझ रहे, बिल्कुल अंतर समझ रहे होंगे कि विशिष्ट उद्देश्य के लिए जो कंप्यूटर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, और सामान्य उद्देश्य के लिए जो कंप्यूटर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। देखो, सामान्य जो उद्देश्य होता है वो आप सभी के पास हो सकता है, परंतु जो विशिष्ट उद्देश्य के लिए कंप्यूटर बनाए जाते हैं वो आप सभी के लिए, ना मेरे पास ना आपके पास नहीं हो सकता। समझ रहे हैं? जैसे कि आप भाई एक्सरा करवाएंगे, ठीक है, या एक्सरा हो गया, या आप जो होता है एक्सरा हो गया, और एमआरआई हो गया, ठीक है, सैटेलाइट हो गया, और ईएमआई हो गया, ठीक है। एमआरआई भी कर रहे हैं, मशीन है बड़ी वाली। और देखो ये डॉक्टर है, ये मशीन में आपका वो देख रहे हैं कि भाई बॉडी में कौन कौन सी चीज की कमी है, ठीक है, एक्सरे वगैरह, ठीक है। तो ये होते हैं विशिष्ट कंप्यूटर, इनका काम केवल यही होता है, ये और कोई दूसरा काम नहीं कर सकते। भाई अगर ये एमआरआई की मशीन है तो ये दूसरा काम नहीं कर सकती, केवल यही काम करेंगी, ठीक है। समझ रहे हैं आप? इसके बाद हम इसकी थ्योरी पढ़ते हैं, ठीक है। विशिष्ट उद्देश्य वाले कंप्यूटर की हम थ्योरी पढ़ते हैं, जैसे कि इन कंप्यूटर को किसी विशेष कार्य के लिए बनाया जाता है। इन कंप्यूटर के सीपीयू यानी कि जो दिमाग होता है उनकी क्षमता काफी कई गुना होती है, की क्षमता उस कार्य के अनुरूप होती है जिस कार्य के लिए बनाए जाते हैं। अगर इन कंप्यूटर एक से ज्यादा सीपीयू की आवश्यकता होती है तो इन कंप्यूटरों की रचना अनेक सीपीयू वाली कर दी जाती है। जैसे संगीत संपादन करने के लिए स्टूडियो में लगाया जाने वाला कंप्यूटर, देखो संगीत जहां बनता है, ठीक है, जो धुन वगैरह बनती है वो आप या हमारे घर में नहीं हो सकता, काफी महंगा आता है वो, जहां संगीत की धुन बनती है, लिरिक्स बनता है, वहां पर विशिष्ट प्रकार का कंप्यूटर होता है। इस
कंप्यूटर में संगीत से संबंधित उपकरणों को जोड़ा जा सकता है। इसके अलावा इन कंप्यूटर का प्रयोग आने वाले उन क्षेत्रों में किया था जैसे कि अंतरिक्ष विज्ञान, मौसम विज्ञान, युद्ध के क्षेत्र, उपग्रह संचालन में, चिकित्सा में, भौतिक रसायन में, यातायात नियंत्रण में। ठीक है, यानी कि जो रेड ग्रीन येलो जो लाइट होती है सड़कों पर, उनका भी प्रयोग जो है विशिष्ट कंप्यूटर में से होता है। समुद्र विज्ञान में, कृषि विज्ञान में, इंजीनियर आदि में इन कंप्यूटरों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आप समझ रहे होंगे कि भाई सामान्य उद्देश्य वाले कंप्यूटर कौन से होते हैं और विशिष्ट वाले कौन से होते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब जो कंप्यूटर का तीसरा प्रकार है, जो हम स्टार्टिंग में चलते हैं। देखो, मैंने बताया था आपको कंप्यूटर के 3 प्रकार होते हैं। पहला है आपका उद्देश्य अनुप्रयोग या हार्डवेयर के अनुसार, दूसरा होता है उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर, और तीसरा होता है साइज के आधार पर कंप्यूटर। ठीक है, तो पहला हमारा क्या था, अनुप्रयोग के आधार पर कंप्यूटर। ये 3 प्रकार के होते हैं, एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा डिजिटल कंप्यूटर, और तीसरा हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक है, इसको हमने एक्सप्लेन कर लिया। अब अभी हमने पढ़ा था उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर। ये 2 प्रकार का होता है, सामान्य उद्देश्य के लिए कंप्यूटर और विशिष्ट उद्देश्य के लिए कंप्यूटर। अब हम तीसरा पढ़ेंगे जो है साइज और कैपेसिटी के आधार पर कंप्यूटर। ठीक है, ये 4 प्रकार के होते हैं, वैसे तो 5 प्रकार के होते हैं, हम नॉर्मली 4 प्रकार पढ़ते हैं। पहला है माइक्रो कंप्यूटर, दूसरा मिनी कंप्यूटर, तीसरा मेन फ्रेम कंप्यूटर, और चौथा है सुपर कंप्यूटर। ठीक है, सुपर कंप्यूटर। तो आइए इन चारों को हम डिस्कस करते हैं थ्योरी के माध्यम से और चित्रों के माध्यम से। ठीक है, आकार और कैपेसिटी के आधार पर। ठीक है, आकार और कैपेसिटी के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार देखते हैं। ठीक है, तो पहला है आपका माइक्रो कंप्यूटर। कौन सा है आपका, पहला कौन सा हुआ, माइक्रो कंप्यूटर, दूसरा हुआ मिनी कंप्यूटर, तीसरा हुआ मेन फ्रेम कंप्यूटर, और चौथा हुआ सुपर कंप्यूटर। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे माइक्रो कंप्यूटर की। ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर कैसा होता है। तो देखो, माइक्रो कंप्यूटर आप देख पा रहे होंगे, ये क्या है, ये मॉनिटर है। ठीक है, इसका वजन भी ज्यादा था, वजन, ये लाइट जो है ज्यादा पीता था, लगभग 230 वोल्ट की वोल्ट्स। ठीक है, कीबोर्ड भी काफी बड़ा था, 4-5 किलो का कीबोर्ड था, माउस नहीं था इसमें। ठीक है, ये लगभग 1970 से पहले चलते थे, ये लगभग 1970 से पहले चलते थे। उसके बाद एक IBM कंपनी आई 1971 में, तब उसने एक नया वर्जन लॉन्च किया। तो ये है दोस्तों माइक्रो कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर है ये। तो इसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं थोड़ी सी। कंप्यूटर तकनीक के क्षेत्र में 1970 के दशक में एक बहुत बड़ा आविष्कार हुआ। ये आविष्कार था माइक्रो प्रोसेसर का। इस आविष्कार के साथ ही, ठीक है, इस आविष्कार के साथ ही एक सस्ती और अच्छी कंप्यूटर प्रणाली बनना संभव हुआ। देखो, जब हमने कंप्यूटर का इतिहास पढ़ा तब हमने देखा
कि भाई फर्स्ट जनरेशन वाला कंप्यूटर कौन सा था, सेकंड जनरेशन वाला कौन सा था, ठीक है, और थर्ड वाला कौन सा था, फोर्थ वाला कौन सा था। अब 19 जनरेशन का प्रयोग इन कंप्यूटर में किया गया था, ठीक है। तो ये कंप्यूटर 1970 के बाद आया, मैंने पहले बताया उसके लिए गलती, 70 के बाद आया, ठीक है, 1970 के बाद आया ये, ठीक है। पहले तो हम वैसे यूज कर रहे थे। 1970 के दशक में एक बहुत बड़ा आविष्कार हुआ, ठीक है, जहां आईसी का प्रयोग किया गया, ठीक है, आईसी का। यह आविष्कार था माइक्रो प्रोसेसर का, यानी कि कंप्यूटर में दिमाग का यूज किया गया। इस आविष्कार के साथ ही एक सस्ती और अच्छी कंप्यूटर प्रणाली बनना संभव हुआ। देखो, माइक्रो प्रोसेसर का मतलब होता है कंप्यूटर का दिमाग। अब ये तेज गति से चलने लगा। इस प्रकार निर्मित कंप्यूटर एक डेस्क पर, यानी कि इससे पहले काफी बड़े बड़े कंप्यूटर बनते थे, परंतु अब छोटे छोटे कंप्यूटर बनने शुरू हुए, माइक्रो छोटे बनने शुरू हुए, जो एक डेस्क पर आ सकते थे, ठीक है, जो एक डेस्क पर एक ब्रीफ केस में भी रखा जा सकता था, ठीक है। इन छोटे कंप्यूटर को ही माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं। माइक्रो कंप्यूटर कीमत में कम और आकार में छोटे होते हैं। इन कंप्यूटर को व्यक्तिगत उपयोग के लिए घर या बाहर किसी भी कार्यक्षेत्र में लगाया जा सकता है। इन कंप्यूटर को पर्सनल कंप्यूटर या पीसीबी कहते हैं, ठीक है दोस्तों। आप समझ रहे होंगे, बिल्कुल सरल भाषा में शुद्ध हिंदी है, ठीक है। मैं समझा भी रहा हूं आपको और पढ़ा भी रहा हूं, ठीक है, तो दोनों तरीके से आप पढ़ पा रहे हैं। माइक्रो कंप्यूटर का व्यापार में बहुत महत्व है। व्यापार बड़ा हो या छोटा, ये हर प्रकार के व्यापार में प्रयोग किए जाते हैं। छोटे व्यापार में ये किए गए कार्य का ब्यौरा रखते हैं। पत्र व्यवहार के लिए पत्र तैयार करता है। उपभोक्ताओं के लिए बिल बना सकता है। अकाउंटिंग में प्रयोग कर सकते हैं। बड़े व्यापार में वर्ड प्रोसेसिंग और फाइलिंग प्रणाली के संचालन में उपयोगी है, ठीक है। माइक्रो कंप्यूटर में एक ही सीपीयू लगा होता है। आज वर्तमान में माइक्रो कंप्यूटर का विकास बहुत तेजी से हो रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप आज माइक्रो कंप्यूटर एक पुस्तक के आकार, फोन के आकार और यहाँ तक कि एक घड़ी के आकार में भी आ रहा है। तो भाई इसका प्रयोग जो है हम बहुत ज्यादा मात्रा में करते हैं। माइक्रो कंप्यूटर आज की दुनिया में सबसे ज्यादा मात्रा में है, ठीक है। तो ये हो गए माइक्रो कंप्यूटर। अब हम बात करते हैं मिनी कंप्यूटर की, ठीक है। अभी हमने बात की माइक्रो कंप्यूटर की, अब हम बात करेंगे मिनी कंप्यूटर की। मिनी कंप्यूटर कौन कौन से होते हैं? अब देखिए दोस्तों, ये हो गए मिनी कंप्यूटर, ठीक है, ये हो गए मिनी कंप्यूटर। आप देख पा रहे होंगे ये एक लैपटॉप के टाइप में है, ठीक है, लैपटॉप के टाइप में है। तो सबसे पहला मिनी कंप्यूटर PDP-8 एक रेफ्रिजरेटर के आकार का था, जिसकी कीमत $18,000 थी। यानी कि 18,000 में बड़ा 80 कर दो तो इतनी ज्यादा कीमत थी, जिसे DEC डिजिटल इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन ने 1965 में तैयार किया था। ये कंप्यूटर मध्यम आकार के कंप्यूटर होते हैं। ये कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में अधिक कार्य क्षमता वाले होते हैं। यानी कि माइक्रो कंप्यूटर से ये थोड़े अधिक तेज चलते हैं।
मिनी कंप्यूटर की कीमत माइक्रो कंप्यूटर से अधिक होती है। इन कंप्यूटर की व्यक्तिगत रूप से नहीं खरीदा जा सकता है, यानी कि इन कंप्यूटर को केवल बिजनेस पर्पस के लिए हम खरीद सकते हैं। इन कंप्यूटर्स की व्यक्तिगत रूप से नहीं खरीद सकते। इन कंप्यूटर को छोटे और मध्यम आकार की कंपनियां प्रयोग में लेती हैं। इन कंप्यूटर पर एक साथ एक से अधिक व्यक्ति कार्य कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हर एक चीज में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, हर एक चीज। आप ये देखो कि आपके लिए मैं हर एक चीज को, छोटी छोटी चीज को एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं। बस आपकी बात है, आप समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं। तो जो माइक्रो कंप्यूटर था वो सस्ता था। अब जो मिनी कंप्यूटर है दोस्तों, ये अच्छी स्पीड वाला था और इसको छोटी और मध्यम आकार वाली कंपनियां खरीदती थी इनको। ठीक है, मिनी कंप्यूटर में एक से अधिक सीपीयू होते हैं, यानी कि माइक्रो कंप्यूटर में एक सीपीयू है और इसमें एक से अधिक सीपीयू थे। इन कंप्यूटर के स्पीड, यानी कि मिनी कंप्यूटर की स्पीड माइक्रो कंप्यूटर से अधिक थी। लेकिन मेन फ्रेम कंप्यूटर, यानी कि जो तीसरा कंप्यूटर है मेन फ्रेम, उससे कम थी, मेन फ्रेम से कम होती है। मध्यम स्तर की कंपनियों में मिनी कंप्यूटर ही प्रयोग होते हैं। व्यक्ति माइक्रो कंप्यूटर की अपेक्षा मिनी कंप्यूटर कंपनी में केंद्रीय कंप्यूटर के रूप में कार्य करता है और इससे कंप्यूटर के संसाधनों का साझा हो जाता है। मिनी कंप्यूटर के उपयोग यातायात में, यात्रियों के आरक्षण में, ठीक है, नोट डाउन करना। देखो, यातायात में, ठीक है, यात्रियों के आरक्षण करने में, आरक्षण प्रणाली में, बैंकों में बैंकिंग के रूप में, कर्मचारियों के वेतन देने के लिए, वित्तीय खातों का रख रखाव करना इसमें शामिल होता है। यानी कि देखो, आप ये सोच रहे होंगे कि जो भी बैंकों में या रेल में प्लेटफॉर्म पर जो भी कंप्यूटर होते हैं उनके पास में अपना डेटा नहीं होता है। वो जितने भी पूरी दुनिया भारत में रेलवे प्लेटफॉर्म है या बैंक हैं, तो सबका एक हेड ऑफिस होता है। इन सब का डाटा एक हेड ऑफिस में होता है। ठीक है, और सभी या प्लेटफॉर्म हो या बैंक हो या डाक खाने हो, सभी का एक अलग अलग हेड ऑफिस होता है और सभी हेड ऑफिस पर सभी की आईडी पासवर्ड होते हैं। कोई भी जब बैंक खुलता है, मान लीजिए बैंक का काम बता रहे हैं, बैंक खुला तो बैंक वाला अपने फोन, लैपटॉप, जो भी कंप्यूटर होगा उसमें अपनी आईडी पासवर्ड डालकर लॉगिन करेगा। लॉगिन करने के बाद में वह डायरेक्ट हेड ऑफिस से कनेक्ट हो जाएगा। जो भी काम करेगा वो हेड ऑफिस से ही करेगा। जो भी डाटा आएगा वो हेड ऑफिस वाले दिखाएंगे उसको। उसके कंप्यूटर में कुछ भी नहीं होता है। कभी कभी आपने सुना होगा कि सर्वर नहीं आ रहे हैं बैंक में, तो दोस्तों सर्वर का मतलब ये होता है कि बीच में गड़बड़ी है। यानी कि जैसे मैं मेरठ में पढ़ा रहा हूँ, मेरठ का कोई बैंक है और उसमें मुझे पता लगी कि भाई लाइन नहीं आ रही है, सर्वर डाउन है। उसका मतलब होता है कि जहां से डाटा इनका आ रहा है या भेज रहे हैं, तो उसमें बीच में कहीं ना कहीं गड़बड़ है। ठीक है, तो इनके पास में कंप्यूटर बेशक होता है, परंतु इस कंप्यूटर में केवल मतलब चलाने की प्रक्रिया होती है, डाटा नहीं होता है। डाटा ये हेड ऑफिस से लेते हैं और शाम होते ही अपनी आईडी को लॉग आउट कर देते हैं और डाटा आउट हो जाता है। तो ये डाटा दोस्तों हेड ऑफिस पर होता है आपका सभी का। तो या तो रेलवे हो, रेल वाले भी, बैंक वाले भी, डाक खाने वाले भी, तो दोस्तों इन सब का डाटा कहाँ होता है? सर्वर पर होता है, हेड ऑफिस में होता है।
इनके पास कुछ नहीं होता है। ठीक है, अब देखो हमने पढ़ लिया माइक्रो कंप्यूटर, दूसरा पढ़ लिया मिनी कंप्यूटर। अब हम पढ़ेंगे आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर पे पढ़ेंगे हम। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होते हैं दोस्तों, समझ में आ रही है थोड़े बहुत या नहीं आ रही है? ठीक है, थोड़ा थोड़ा फीडबैक भी देते रहा करो। चलो 6 लोग देख रहे हैं, अच्छी बात है, बढ़ जाएंगी बाद में। तीसरा पढ़ेंगे हम मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर ये इन दोनों से बड़े होते हैं, यानी कि मेन फ्रेम कंप्यूटर मिनी कंप्यूटर और मैक्रो कंप्यूटर से बड़े और तेज गति वाले होते हैं। ये आकार में बड़े होते हैं। ठीक है, अब इसको देखिए दोस्तों, ये एक रूम है और रूम में यहां पर और यहां पर इतना बड़ा कंप्यूटर है ये। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे इतना बड़ा कंप्यूटर है आपके सामने ये। कितना बड़ा कंप्यूटर है। ठीक है, इसको मैनेज कर रही है और एक बहुत बड़ा कंप्यूटर है। ठीक है, समझ लो कि आधे कमरे में 10x12 का हो सकता बड़ा कमरा हो, उससे भी आधे कमरे में ये कंप्यूटर आ रहा है। ये इसको बोलते हैं सर्वर। ठीक है, ये सर्वर में काम करते हैं। आप इनको देख सकते हैं, देखो ये है मेन फ्रेम कंप्यूटर। ठीक है, और ये होता है सुपर कंप्यूटर। आप मान लीजिए कि ये तो 2 लाइन हो गई और ये होती है 100 लाइन, इसको होते हैं सुपर कंप्यूटर। ठीक है, ये दोस्तों सीपीयू है, सीपीयू इनके ये बड़े बड़े सीपीयू हैं, 10-10 फुट वाले के बड़े बड़े कंप्यूटर है ये। ठीक है, तो ये मेन फ्रेम कंप्यूटर है, ये 2 काम कर जाएंगे सीपीयू, और इसमें लगभग 40-50 सीपीयू काम करते हैं एक बार में। मेन फ्रेम कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है? तो मेन फ्रेम कंप्यूटर आकार में बहुत छोटे नहीं बड़े होते हैं। ये बड़े होते हैं तथा इनकी भंडारण स्टोरेज क्षमता भी अधिक होती है। इनमें अधिक मात्रा में बहुत ही तीव्र गति से डाटा को प्रोसेस करने की क्षमता होती है, इसलिए इनका प्रयोग बड़ी मात्रा में कंपनियों में होता है, बैंकों में होता है, सरकारी विभागों में केंद्रीय कंप्यूटर के रूप में किया जाता है। देखो अभी मैं बात कर रहा था कि जो मिनी कंप्यूटर होते हैं वो तो होते हैं बैंकों में, और जिन सभी बैंकों का डेटा जहां हेड ऑफिस पर सेव होता है उसको बोलते हैं केंद्रीय बैंक बोलते हैं। तो केंद्रीय बैंकों में जो कंप्यूटर लगा होता है जहां पर सभी पूरे देश का डाटा जमा होता है वो होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। कैसा होता है? मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है। जैसे कंपनियों में, बैंकों में, सरकारी विभागों में केंद्रीय कंप्यूटर के रूप में किया जाता है। ये कंप्यूटर 24 घंटे कार्य कर सकते हैं। इन कंप्यूटर्स पर सैकड़ों यूजर एक साथ कार्य कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों कोई वेबसाइट है, हम उसे 24 घंटा भी खोल सकते हैं, यानी कि उस वेबसाइट का जो सर्वर होगा वो कहीं ना कहीं काम कर रहा होगा। ठीक है, तो उसको बोलते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर।
मेन फ्रेम कंप्यूटर को एक नेटवर्क या माइक्रो कंप्यूटर के साथ आपस में जोड़ा जा सकता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर मेन फ्रेम है और ये मिनी कंप्यूटर है, इस तरीके से वो जोड़ सकते हैं इसको। ठीक है, परंतु इन सभी का जो डेटा रहेगा वो यहां सेव रहेगा। ठीक है, इन कंप्यूटर्स का प्रयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जा सकता है। उपभोक्ताओं द्वारा खरीद या ब्यौरा रखना, भुगतानों का ब्यौरा रखना, बिलों को भेजना, नोटिस भेजना, कर्मचारियों का भुगतान करना, टैक्स का विस्तृत ब्यौरा रखना आदि। कुछ मेनफ्रेम कंप्यूटर के नाम जैसे कि IBM 4381, ICL 39 सीरीज और CDC साइबर सीरीज। दोस्तों ये कंप्यूटर के नाम भी हैं और आप देख पा रहे होंगे ये थ्योरी भी है। ठीक है, इसके बाद में हम चौथा कंप्यूटर देखेंगे, इसका नाम है सुपर कंप्यूटर। अब देखो सुपर कंप्यूटर दोस्तों लगभग काफी बड़ा होता है, 3-4 कमरे में रख सकते हैं इसको। इसका जो आकार होता है 3-4 कमरों के बराबर होता है। ठीक है, इसको हम एक कमरे में कर सकते हैं, इसको दोस्तों एक टेबल पर रख सकते हैं, इसको हम ये भी टेबल पर रख सकते हैं, परंतु इसका काम अलग है। ये एक कमरे में आ जाएगा, ये 4-5 कमरे में आएगा। ठीक है, तो अभी हमने माइक्रो कंप्यूटर पढ़ा, मिनी कंप्यूटर पढ़ा, मेन फ्रेम कंप्यूटर पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे सुपर कंप्यूटर। क्योंकि सुपर कंप्यूटर आपने नाम तो जरूर सुना होगा सुपर कंप्यूटर का, कि भाई एक मशीन स्विट्जरलैंड में एक मशीन चल रही है, उसमें सुपर कंप्यूटर लग रहा है। उसमें कहते हैं ना कि भाई ये चेक किया जाएगा कि पृथ्वी कैसे बनी, कैसे निर्माण हुआ उसका। ठीक है, होमर डोमेन ऐसा कुछ नाम है उसका। देखो सुपर कंप्यूटर की तस्वीर देख लीजिए दोस्तों, सुपर कंप्यूटर तस्वीर देखो, एक लाइन इतनी लंबी है, एक लाइन इतनी लंबी, बहुत सारी लाइन लग रही हैं। तो दोस्तों आप ये मान लो कि 2 मंजिल, 3 मंजिल, 4-5 कमरे सहित 3-4 मंजिल के बराबर होता है। ये बहुत बड़ा कंप्यूटर होता है दोस्तों। ये कंप्यूटर बहुत ही बड़ा होता है और ये एक ही सेकंड में 1 अरब गणना कर सकता है। 1 सेकंड में 1 अरब काम कर सकता है। कितना? यानी कि 1 सेकंड में दोस्तों ये 1 अरब काम कर सकता है। इतना पावरफुल है ये, इतना पावरफुल और इतनी बड़ा, आप खुद समझ सकते हो 1 अरब काम। अगर हम छोटा सा हमारा कंप्यूटर है दोस्तों, पर्सनल कंप्यूटर, अगर 4-5 काम उसको दे दिए तो वो हैंग हो जाएगा, परंतु सुपर कंप्यूटर ऐसा है ये कभी हैंग नहीं हो सकता। 1 सेकंड में 1 अरब काम कर सकता है, इतना पावरफुल है ये। देखो ये कंप्यूटर अन्य सभी श्रेणियों के कंप्यूटर की तुलना में सबसे बड़े, सबसे अधिक संग्रह क्षमता वाले, सबसे अधिक गति वाले होते हैं। इन कंप्यूटर में अनेक CPU समानांतर क्रम में कार्य करते हैं। CPU मतलब दिमाग। इस क्रिया को पैरेलल प्रोसेसिंग भी कहते हैं। सुपर कंप्यूटर नॉन वॉन न्यूमैन सिद्धांत, नोट डाउन करना, सुपर कंप्यूटर नॉन वॉन न्यूमैन सिद्धांत के आधार पर तैयार किए जाते हैं। सुपर कंप्यूटर में अनेक ALU अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट CPU, अनेक CPU होते हैं का एक भाग होता है। इनमें प्रत्येक ALU एक निश्चित कार्य के लिए होता है।
सभी एलयू एक समांतर क्रिया में कार्य करते हैं। ठीक है, और देखते हैं सुपर कंप्यूटर का प्रयोग बड़े वैज्ञानिक और शोध प्रयोगशालाओं में किया जाता है। ठीक है, अंतरिक्ष यात्रा के लिए अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजना। ठीक है, अब देख लो इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, अंतरिक्ष अनुसंधान में करते हैं। ठीक है, मौसम की भविष्यवाणी करने में करते हैं, उच्च गुणवत्ता की एनिमेशन वाले चित्रों का निर्माण करना, इन सभी कार्यों में की जाने वाली गणना व प्रक्रिया जटिल व उच्च कोटि की शुद्धता वाली होती है। यानी कि ये कभी गलत हो नहीं सकता, जिन्हें केवल सुपर कंप्यूटर ही कर सकता है। भारत के परम नाम का सुपर कंप्यूटर है भारत में, जिसे भारत के वैज्ञानिकों ने लॉन्च किया है। परम कंप्यूटर का विकसित रूप परम 1000 है। इसके अलावा अन्य सुपर कंप्यूटर भी जैसे कि क्रे 2, क्रे XMP और M500 है। तो ये सवाल एक बार एग्जाम में आ चुका है कि हमारे देश के सुपर कंप्यूटर का क्या नाम था। तो भाई पहला सुपर कंप्यूटर था परम 10,000, परम 10,000। ठीक है, एक छोटा सा टॉपिक है दोस्तों जिसका नाम है टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। ठीक है, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं, तो भाई सॉफ्टवेयर होते हैं 3 प्रकार के। पहला है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, पहला होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और तीसरा होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ठीक है, जान लीजिए एक सवाल इसमें से भी आता है। पहला हो गया आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है भाई, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के प्रकार की बात हो रही है। तो पहला है सिस्टम सॉफ्टवेयर, इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, कंप्यूटर में जो प्रवेश करते हैं हम, जैसे कंप्यूटर को खोलते हैं जिसमें हम काम करते हैं, वो काम करने का जो जरिया होता है वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या, कौन कौन से नाम है उसके, विंडो OS, मैक OS, लाइनेक्स, ubuntu, एंड्रॉयड। ठीक है, XP, विस्टा, विंडो 10, विंडो 11, विंडो 9, विंडो 8। ये किसके नाम है, ये विंडो दोस्तों विंडो के नाम है, ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम है। आपका फोन होगा दोस्तों, फोन भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम के तहत काम करता है। उसके बाद में सिस्टम सॉफ्टवेयर में डिवाइस ड्राइवर्स आते हैं, जैसे कि ऑडियो ड्राइवर्स, ग्राफिक्स ड्राइवर्स और मदरबोर्ड ड्राइवर्स भी आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर में आते हैं। यानी कि इनके बिना कंप्यूटर काम नहीं करेगा। दूसरे होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। देखो दोस्तों, कुछ आप समझ लो, जब हम कंप्यूटर का निर्माण करते हैं या फोन का निर्माण करते हैं, जो नए फोन के अंदर आते हैं, ऐसा कहते हैं फोल्डर, फोन में बोलते हैं फोल्डर और कंप्यूटर में बोलते हैं विंडो। ठीक है, तो इनके बिना ये काम नहीं करेगा। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं कि उसमें एप्स आते हैं जिसमें हम काम करते हैं। ठीक है, या कंप्यूटर की बात करें तो MS वर्ड हो गया, पावर पॉइंट हो गया, एक्सेल हो गया, ठीक है, पैड हो गया, नोट पैड हो गया, जितने भी कोरल ड्रॉ हैं, ठीक है, जैसे कि फोटोशॉप हो गया, गूगल क्रोम हो गया ऐप, फोटोशॉप, MS ऑफिस, VLC प्लेयर, UC ब्राउजर।
ठीक है, ये हो गए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिनमें हम काम करते हैं। और तीसरा होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, यानी कि इन दोनों से अलग होता है। जैसे कि इसका प्रकार है डिस्क डेफ्रेमेटर, सिस्टम प्रोफाइलर, वायरस स्कैनर। देखो, अगर आपके फोन में या लैपटॉप में वायरस आ जाएगा तो आप उसे कैसे दूर करोगे? आप एंटीवायरस लाओगे। तो एंटीवायरस को हम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में यूज करते हैं कि भाई अगर इसका ना हो तो भी काम चल जाएगा। एंटीवायरस, डिस्क चेकर और डिस्क क्लीनर ईटीसी। तो भाई इनमें से भी आपका सवाल आ सकता है, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। तो पूरी आप स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले लो, बड़े काम का है ये भी। ठीक है, मैं कह रहा हूँ 100% आपके एग्जाम में आएगा ये। तो भाई ये थी हमारी आज की क्लास, आपको कैसी लगी? ठीक है, अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। तो आपको दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी, लाइक से कमेंट करना। धन्यवाद, मिलते हैं कल 9:30 बजे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सबको राम राम, जय श्री राम। ठीक है, सलाम अलैकुम, सलाम, जय भीम।